नमस्कार दोस्तों। हम ऑफिशियल पीके स्टडी से 10 क्वेश्चनवा को ना ऐसे धड़ाधड़ हल करेंगे कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे। जरा देखिए, ये बाल विकास और शिक्षण का है। और हाँ, नए आप चैनल पे हैं तो ऑफिशियल पीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ही दबा लें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला प्रश्न ये है, आइए देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन है गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहु प्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार का बुद्धि बताई है जो निम्नवत होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 प्रकार के बुद्धि होती हैं। तो इसका ऑप्शन गार्डनर है। इसका उत्तर गार्डनर को जाता है। उत्तर है गार्डनर। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए हमें? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? आइए ऑप्शन जानते हैं। हतोत्साहित करना चाहिए, या प्रेरित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग जरूर दें। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ये तो चलता है, ऐसा ससुरा पीके का डायलॉग मार देंगे, समझे आप? तो ये है। चलिए बहुत हो गया। तो हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना ये तो गलत है। हतोत्साहित करना ये गलत है। दूसरा प्रेरित करना ये सही है। रोक देना ये भी गलत है। अनुमति नहीं देना ये भी गलत है। हतोत्साहित करना का मतलब ये है कि अगर आप, जब आपसे बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो अगर आप उसके संवेगों को दबा देंगे, जैसे प्रश्न बच्चा पूछता है, गलत पूछे या सही पूछे, सही पूछे तो उसका सही उत्तर दें, गलत पूछे तो उसे प्रोत्साहन दें थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, सही है, हाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो हतोत्साहित कर देंगे तो बच्चा डर जाएगा आपसे। रोक देना, प्रश्न पूछने से पहले उसके इच्छाओं को जागृत करने से पहले ही अगर रोक दिया जाए, किसी की इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा अगर कुछ है, अगर उससे ना हो तो आपको कैसा महसूस होता है? इसी तरह इच्छाओं का दमन हो जाना, तो उसे रोक देंगे तो उसका संवेग जो है वहीं पर रुक जाएगा। अनुमति नहीं देना, अनुमति नहीं देना ये भी गलत है। तो इसमें प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना ये सही है। जैसे कि कोई बालक हो, आप अपने परिवार का कोई भी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, आपसे अगर डरता हो 2-4 दिन आप उसे प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित का मतलब जैसे चॉकलेट दें, पेन दें, कुछ भी दें, 2-4-10 दिन दे देंगे तो आपसे बच्चा डरेगा नहीं, आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। तो आप उसे जो कहेंगे, पूछेंगे, वो आपको बताएगा, तो उसी तरह उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। तो इसका क्या है? प्रेरित करना। प्रेरित करेंगे तभी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सही आंसर प्रेरित करना। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है।
बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। चलिए, पहला नैतिक विकास। नैतिक विकास किशोरावस्था में होता है, उसके नैतिकता का विकास होता है। भावात्मक भेदभाव, भेदभाव करना शारीरिक विकास के ही अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। जब किशोरावस्था तक हो जाता है बालक तभी। सामाजिक विकास तभी। क्या इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछ रहा है बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की बुद्धि, जब बुद्धि पूछता है तो शारीरिक विकास से। कहते हैं ना, शारीरिक विकास जब सही रहेगा, आदमी कहते हैं ना शरीर स्वस्थ है तो मानसिक भी स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मानसिक का होना जरूरी है। तो इसका है शारीरिक विकास से। सही आंसर इसका शारीरिक विकास पे जाएगा। पहला आंसर सही है। चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास का आरंभ होता है। मानव विकास का आरंभ होता है, पहला है गर्भावस्था से, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा है शैशवावस्था से। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दें, ताकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जरूर जवाब दें। देखिए, शैशवावस्था से तो विकास हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होता है, लेकिन क्या पूछा है? प्रारंभ, शुरुआत का विकास कैसे होता है? शुरू में जैसे किसी चीज़ का निर्माण होता है तो शुरुआत से होता है, ना कि बीच से, या कुछ बन जाए तो इसका शैशवावस्था नहीं हो सकता। उत्तर बाल्यावस्था, विकास तो चारों में होता है, लेकिन प्रारंभ पूछ रहा है। प्रारंभ तो प्रारंभ ऐसे होता है पहले, जैसे गर्भावस्था है, महिला है तो गर्भावस्था से यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला दिन से। तो गर्भावस्था, इसका सही आंसर जाएगा गर्भावस्था। इसका गर्भावस्था। चलिए आइए चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह चलिए जानते हैं। पहला है जर्जेल्ड, स्टेनेहाल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो। जी, तो जैसा कि जर्जिल्ड का कहना है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये जर्जिल्ड महोदय का कहना है। और सिम्पसन का कहना है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ये सिम्पसन महोदय का कहना है। क्रो एंड क्रो का कहना है किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है। स्टेनेहाल जी का कहना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्षशील और तनाव, तूफान, हमला या विरोध की अवस्था है। ये स्टेनेहाल महोदय जी का कहना है। देखिए दूसरा सही है। चलिए आइए छठवें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो पहला है ऑप्शन
कोहलर, दूसरा स्किनर, तीसरा बीएस ब्लूम, चौथा है थॉर्नडाइक। जी, तो कोहलर महोदय का कहना है कोहलर महोदय जी का कहना है कि कुर्टकोप्का तथा कुर्टलेविन ने मिलकर कोहलर के साथ कुर्टकोप्का और तथा कुर्टलेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये कोहलर अधिगम अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। स्किनर महोदय अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। थॉर्नडाइक महोदय जी अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संबंधवाद, ये थॉर्नडाइक संबंधवाद, स्किनर अनुबंधनवाद सिद्धांत का और कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर जाता है बीएस ब्लूम को। तीसरा है बीएस ब्लूम। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग है? निम्न में से कौन सा संवेग है? पहला है उद्दीपक, दूसरा है स्मृति, तीसरा है आमोद, चौथा है ध्यान। तो इसमें पूछा क्या है? संवेग। अरे भाई, संवेग मैकडूगल साहब का नहीं पढ़े हैं क्या आप? जो 14 संवेग बताए थे, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद, ये है 14 संवेग। 14 संवेग जिसमें है आमोद, जिसमें स्मृति नहीं हो सकता संवेग, उद्दीपक नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, आमोद है संवेग। चलिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। पहला है साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। इसमें आप लोग इसका जवाब दें। भाई 4 इसमें हैं। प्रक्षेपी तकनीकी, मापन प्रक्षेपी तकनीकी 4 होते हैं। पहला होता है शब्द साहचर्य परीक्षण, दूसरा होता है रोसामसी लक्ष्य परीक्षण, तीसरा होता है अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण, चौथा होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें दूसरा सही है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण।
प्रभावशाली शिक्षण, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं। पाठ्य योजना निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। यह 6 सोपान होते हैं, जिसमें इसका आंसर तीसरा आ जाता है, अवश्रेणीय शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोले जाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। हाँ, इसका जवाब दें आप लोग। जी सही। इसका सही आंसर ध्वनिग्राम। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम फोनमी है। इसे इंग्लिश में फोनमी कहते हैं। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि। तो इसे ध्वनिग्राम कहते हैं। इसका सही उत्तर ध्वनिग्राम है। चलिए ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगले वीडियो में मिलते हैं। 10 क्वेश्चन को लेके फिर से आएंगे। यही बाल्यावस्था या बाल्य विकास शिक्षण विधि का ही होगा। तो पीके ऑफिशियल पीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।